नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की आगामी परीक्षा के लिए ये हिंदी का सामान्य हिंदी का संपूर्ण कोर्स है, जैसे कि आप यहाँ से देखने वाले हैं। और ये वीडियो श्रृंखला यहाँ से आरंभ हो रही है। पहला वीडियो आप देखेंगे, क्रम से ये चलेगा और इस श्रृंखला को अवश्य ही एक बार देख लीजिएगा। इससे आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा सहायता प्राप्त होगी। और सबसे पहले हम अध्ययन सामग्री को देख लेते हैं। अध्ययन सामग्री का मतलब है कि सूचीबद्ध देख लेते हैं कि हम किन किन चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे। तो यहाँ समास, ये सबसे पहले हम देखेंगे। समास की परिभाषा देखेंगे, समास कितने प्रकार का होता है, पहचाना कैसे जाए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और वहीं पर सवाल गलत होते हैं, तो उन्हें देखेंगे। उसके बाद हम पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। पर्यायवाची शब्दों के साथ लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इतनी बड़ी तादाद में ये होते हैं, एक शब्द के कई सारे पर्यायवाची, कम से कम 10। तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि याद कैसे किया जाए। तो सिर्फ आपको 2 बार पढ़ना है, उसके बाद आपका दिमाग वहाँ आपको रिकॉल करा देगा जब आप विकल्प देखेंगे। तो ये है। इसके बाद आप देखिए विलोम। विलोम में भी वही कॉन्सेप्ट लागू होता है कि शब्द के विलोम कई सारे हैं, तो अब उसमें आप ये ध्यान दीजिए। हाँ, ये सत्य है कि एक शब्द के एक से अधिक विलोम हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इसीलिए हमेशा एक शब्द को ही पकड़ कर नहीं रखना चाहिए। आपको जो उसके संभावित अन्य विकल्प या अन्य विलोम है उसको भी जानना चाहिए, ताकि उससे इतर कोई अगर विकल्प आपके सामने हो 4 विकल्पों में से, तो आप उसे चुन सकते हैं। तो विलोम वाला हिस्सा हम देखेंगे। उसके बाद तत्सम और तद्भव शब्दों को देखेंगे, कैसे पहचाना जाए वो देखेंगे। संधियों का पूरा वर्गीकरण देखेंगे, कौन कौन सी संधियाँ होती हैं, कैसे इनके नियम काम करते हैं और आप संधि की पहचान कैसे करेंगे, ये जानेंगे। इसके बाद हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द देखेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द का ग्रामर में शामिल करने का जो यथोचित उद्देश्य है वो ये है कि लंबे से वाक्य को आप एक शब्द में ढाल देते हैं, तो इससे आप संक्षिप्त में सारगर्भित तरीके से बात को कह पाते हैं। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला हिस्सा है। और इसके बाद वाक्य संशोधन और वर्तनी वाला, मतलब वाक्य शुद्धिकरण और वर्तनी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसको देखेंगे। वाक्यों को कैसे शुद्ध किया जाए, क्रम विन्यास उनका कैसे ठीक किया जाए, शब्दों की वर्तनी को कैसे जांचा जाए कि वो सही लिखा है या नहीं लिखा है, ये सब चीज़ें। और वाक्य और वर्तनी शुद्धि में सबसे अच्छा तरीका ये होता है ना कि मान लीजिए जैसे कोई शब्द है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी वर्तनी सही है अथवा नहीं, तो एक बार उसका सही से उच्चारण करके देख लीजिए। अब ये इसमें शर्त है कि आपका उच्चारण पहले से ही शुद्ध रहना चाहिए। अब ये नहीं कि आप गलत ही उच्चारण करते हो, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को जैसा बोल रहे हैं वैसा ही लिख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप बोल कुछ और रहे हैं और लिख कुछ और रहे हैं तो यह समस्या है। मतलब ज़्यादा संभावना है कि उस शब्द में वर्तनी की गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। इसके बाद आप अनेकार्थी शब्दों को देखेंगे। एक शब्द के बहुतेरे मतलब होते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। लिंग, कारक, वचन, काल, ये सब फुटकर चीज़ों को भी देखेंगे। कौन सा एक वचन में है, कौन से लिंग का यहाँ पे काम चल रहा है। जैसे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में लोगों को दिक्कत होती है कि जो स्त्री पुरुष वाला मामला है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं हैं उसमें कौन सा स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है। तो ऐसे में आप उस शब्द का वाक्य में प्रयोग करके देखिए, ये सबसे व्यवहारिक तरीका है। वाक्य में वो जिस स्वरूप में इस्तेमाल किया जाए, स्त्री के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, पुरुष के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो पुल्लिंग हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम उदाहरण सहित देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लोकोक्तियों और मुहावरों को। मुहावरे जो है वो एक वाक्य का टुकड़ा होते हैं छोटा सा, और उनका अपना प्रायः कोई अस्तित्व नहीं होता है। हालांकि कुछ मुहावरे होते हैं जो कि अलग अस्तित्व भी रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका स्वतंत्र कोई वजूद नहीं होता है। ये जब किसी वाक्य में इस्तेमाल किए जाते हैं तभी इनका अस्तित्व सामने आता है, मतलब ये पहचान में आते हैं कि मुहावरे हैं और इनका सार्थक इस्तेमाल दिखाई देता है। लोकोक्तियों के साथ वो बात नहीं होती है। लोकोक्तियाँ ये गाँव गंवई वाले इलाके में सामान्य जनता के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले व्यंग्यात्मक वाक्य होते थे। मतलब उन्हें किसी पर व्यंग करना होता था या पद्यात्मक शैली में कुछ कहना होता था, तो उसको ये ऐसे बोलते थे। और ये लोक उक्ति है, यानी लोगों के द्वारा कहा गया वचन है, तो इसमें पूरा रस होता है, पूरा एक संपूर्ण अर्थ होता है। मतलब ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होती है। तो इनका हम देखेंगे। इसके बाद अपठित गद्यांश पर आधारित भी प्रश्न आते हैं, जो कि प्रायः सरल ही होते हैं। मतलब ये है कि गद्यांश आपके सामने है, जो कुछ आपको खंगालना है, जिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं उसी गद्यांश से ढूंढने हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। और अंत में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम एक साथ देखेंगे, ताकि इससे आपको ये पता लग सके कि परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। लाखों टेस्ट सीरीज आप हल कर लीजिए और बहुत सारी किताबों का अध्ययन कर लीजिए और बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के पास आप उनकी शरण में चले जाइए, लेकिन आपको उससे उतना फायदा नहीं होता है जितना कि आप उस किसी भी परीक्षा का, जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, चाहे वो यूपी लेखपाल हो या यूपीएससी हो, आप उस परीक्षा का पहले तो सिलेबस देखिए जो कि उस आयोग या उस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, और दूसरे नंबर पर देखिए उसके विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को।
इससे आपको जितना फ़ायदा होगा ना वो कोई भी चीज़ आपको नहीं दिला सकती। उसके बाद ही आगे जो गाइडेंस है या स्टडी मटेरियल है वो काम करता है। तो इसलिए पिछले वर्षों के जो प्रश्न हैं उसको भी हम देखेंगे। तो ये है पूरा हमारा काम, और इसमें हम समाज से शुरू करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, समास वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें सबसे पहले तो आप इसकी परिभाषा देख लीजिए। हालांकि परिभाषा नहीं पूछी जाती है, लेकिन ये फाउंडेशन आपकी बिल्ड करेगा। तो अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है समास। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो समास क्या है? एक तरह का संक्षेपण है, संक्षिप्त करने की कला है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट करना, ये है समास। समास का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे शब्द बिखरे हुए थे, उनको आप समेटकर कम से कम रूप में दिखा रहे हैं। तो इससे लिखने में भी सुविधा होगी और जो जिसके सामने उसको व्यक्त किया जाएगा उसे समझने में भी आसानी होगी। तो समास ये व्याकरण को एक सही आकार देते हैं। दो या अधिक शब्दों, अब शब्द का मतलब यहाँ पदों से तात्पर्य भी हो सकता है। शब्द एक शब्द है तो उसको एक पद मान लिया। वैसे तो दो या दो से अधिक शब्दों अथवा पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप हो जाने पर उन दो अधिक शब्दों में से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। मतलब ऐसा जो शब्द बनता है जिसमें से कि प्रत्यय इत्यादि गायब कर दिए जाए और उनका आपस में मेल बना दिया जाए, मतलब आपस में संबंध स्थापित कर दिया जाए। तो इस प्रकार से जो नया शब्द बनता है उसको कहते हैं सामासिक शब्द। और ये जो प्रक्रिया कही जाती है, मतलब प्रक्रिया होती है, संयोग की जो प्रक्रिया होती है, इसको कहा जाता है समास। तो समास एक प्रक्रिया है और इससे बनने वाले जो शब्द हैं, इसके संयोजन से बनने वाले जो एक संकुचित शब्दों का क्रम स्थापित होता है ना। मतलब आपने देखा कि कई सारे फालतू के शब्दों को इकट्ठा करके कम से कम रूप में या छोटे से छोटे दायरे में ढाल देने की जो कला है उसी को समास कहा जाता है। और ऐसे बने हुए जो शब्द हैं उसको सामासिक शब्द कहते हैं। तो ये परिभाषा में बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि ये संक्षिप्त करने की एक विधा है। और समास में सबसे खासियत यही होती है, सबसे अच्छी बात यही होती है कि कम से कम दो पदों का योग होता है। तो इससे आपको पहचानने में सुविधा होती है। उन दोनों पदों का अगर आप सही से मुआयना कर लीजिए, देख लीजिए कि उनमें क्या दिया हुआ है, और आपस में जोड़ते समय बीच में कौन सा एक ज्वाइंट करने वाला जो फेविकोल है, मतलब संयोजन शब्द है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि और का इस्तेमाल कर रहे हैं, या तथा का इस्तेमाल कर रहे हैं, या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, के का, के की, कुछ मतलब कोई एक ऐसा शब्द बीच में हम डाल रहे हैं, तो उसके आधार पर आप पकड़ सकते हैं कि वो कौन सा समास है। इसके अलावा दोनों पद, जैसे कि प्रथम पद और उत्तर पद कहा जाता है, या प्रारंभिक पद और पूर्व पद और उत्तर पद ऐसे बोला जाता है, तो उसके आधार पे आप तय कर सकते हैं कि पहला पद इसमें प्रधान है तो ये वाला समास हो सकता है, दूसरा पद प्रधान है तो ये वाला हो सकता है, दोनों प्रधान है तब कौन सा हो सकता है। परिभाषा से आप आराम से पकड़ सकते हैं। अच्छा, आप ये देखिए कि समास में समस्त होने वाले पदों का, यानी जुड़ने वाले पदों का विभक्ति प्रत्यय लुप्त हो जाता है। जोड़ेंगे आप तो विभक्ति प्रत्यय उसमें कहाँ से रह जाएगा? वो तो अलग करने के लिए होता है ना। विभक्ति और प्रत्यय का इस्तेमाल हम अलग करने के लिए करते हैं। जब आपको शब्दों का अलग करना हो, संधि विच्छेद करना हो, मतलब दो अलग अलग शब्द आपको बनाने हो, या समास विग्रह करना हो, तो वहाँ पर विभक्ति काम आती है, समास करने में नहीं काम आती। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द जो होते हैं उनको समस्त पद कहा जाता है। मतलब समस्त पद का तात्पर्य क्या है कि कई सारे पदों को मिलाकर क्या किया गया, समायोजन कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया, तो वो संपूर्ण हो गया, तो इसीलिए उसको बोलते हैं समस्त पद। जैसे कि देश की भक्ति अर्थात देशभक्ति, आप देश की भक्ति कर रहे हैं और देशभक्ति कर रहे हैं, तो बोलने में सुविधा किसको है? देशभक्ति को बोलने में सुविधा है, तो समास यहाँ काम आ रहा है। और यहाँ से की जो शब्द है उसको हटा दिया, तो अनावश्यक शब्दों को हटाने की ये कला है। वैसे ही आप मुरलीधर देख रहे हैं, मुरली को धारण करने वाले, उससे अच्छा आप बोल दीजिए मुरलीधर। और राम लक्ष्मण, ऐसे राम और लक्ष्मण लिखने से अच्छा है कि आप राम लक्ष्मण लिख दीजिए, बीच में डैश लगा दीजिए, द्वंद्व समास तैयार हो गया। और चौराहा, ठीक, जहाँ से चार रास्ते जाते हो। महात्मा, महान है जो आत्मा। रसोई का घर का जो यहाँ पे शब्द था उसको हटा दिया। तो जोड़ने तोड़ने वाले जो बीच के फेविकोल टाइप के शब्द होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है और आपस में दोनों शब्दों को मिलाकर कुछ ऐसा स्वरूप बना दिया जाता है कि कम से कम हमें दायरा उसमें अपना खपत करना पड़े और कम से कम मेहनत में वो तैयार हो जाए। तो संक्षिप्त करने का यहाँ पे काम चलता है। और भी चीज़ें हैं इसमें, आप परिभाषा देखकर कतई घबराइएगा नहीं कि इससे कैसे होगा, इतनी सारी परिभाषाएं कैसे रटी जाएंगी। ये सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से। और देख लीजिए, समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः स्थिति में लाने की जो प्रक्रिया है उसी को समास विग्रह कहा जाता है। तो ये तो सिंपल है, मतलब समास का ठीक उल्टा समास विग्रह है, जैसे संधि का संधि विच्छेद उल्टा होता है। तो देशभक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति या देश की भक्ति, ये भी हो सकता है, दोनों सही। तो के लिए या की जो शब्द था उसको हमने हटा दिया तो समास हो गया था। मुरली को धारण करने वाले या मुरली को जिसने धारण किया है ऐसा, तो मुरलीधर है वो। राम और लक्ष्मण, चार राहों का समूह चौराहा कहलाता है। महान है जो आत्मा, रसोई के लिए घर, ऐसे बनते हैं। मतलब समास विग्रह जो है उनको किया जाता है। समस्त पद में दो पद होते हैं। समस्त पद तो एक कंबाइंड रूप है, इसका दो अलग अलग बंटवारा कर दिया जाए तो उसमें से एक होता है पूर्व पद या प्रथम पद और दूसरा जो है वो उत्तर पद होता है, बाद वाला होता है। उत्तर का मतलब बाद वाला, यहाँ वो प्रश्न उत्तर वाला उत्तर नहीं। जैसे आप रामचरितमानस और रामायण में देखते हैं उत्तरकांड,
तो वो उत्तरकांड क्या है, सबसे अंतिम वाला कांड है, तो ये सबसे अंत है, पदों में सबसे अंतिम पद। तो इसको प्रारंभिक पद और अंतिम पद भी आप कह सकते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए, पहले वाले पद को पूर्व पद और बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है, तो ये आपने अभी देख ही लिया है। अब जैसे पूजा घर, पूजा घर जो है वो एक समस्त पद है, मतलब ये संयुक्त रूप है, और इसका जब आप बंटवारा करेंगे मतलब समास विग्रह करेंगे तो इसमें बन जाएगा पूजा का घर, या पूजा के लिए घर, वो आप बना सकते हैं, लेकिन के लिए या का जो शब्द है ना उसको आप यहाँ रहने ही दीजिए। इसमें जो मुख्य शब्द है उसका आप इस्तेमाल करके देखिए। तो मुख्य शब्द इसमें दो ही हैं, एक तो पूजा है और दूसरा है घर। तो पूजा आपका पूर्व पद है और घर जो है वो उत्तर पद है। जो बाद में आए वो उत्तर पद हो जाता है, जो पहले आए वो पूर्व पद हो जाता है। ये हमने देखा। तो समास विग्रह इसका हो गया पूजा के लिए घर। वैसे ही राजपुत्र का आप देख लीजिए, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो राजपुत्र में, राजपुत्र आपका एक समस्त पद है और इसमें बन जाएगा राजा और पुत्र, राजा का पुत्र। तो ये तो समास विग्रह हो गया, लेकिन इसमें पूर्व पद क्या है, राजा है, और उत्तर पद जो है वो पुत्र है। संधि और समास में फर्क है। अब यहाँ तक देखने के बाद लोगों को ये लग सकता है कि दो शब्दों को हम जोड़ रहे हैं, तो यही काम तो हम संधि में भी करते हैं। मतलब वहाँ भी तो दो वर्णों या दो शब्दों का आपस में मेल होता है, वर्ण का भी मेल होता है, शब्द का भी मेल होता है, तो एक संधि बन जाती है। मतलब एक संधि जो शब्द है वो सामने आता है, फिर उसका भी हम विग्रह कर देते हैं तो अलग अलग हो जाता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ समास में चल रहा है। तो दोनों एक ही है तो अलग अलग पढ़ने की क्या ज़रूरत है, लेकिन नहीं, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है ये देख लीजिए। तो समास में दो पदों का योग होता है, लेकिन संधि में क्या होता है, दो वर्णों का योग होता है। ये हमें लगता है कि दो पद जुड़ रहे हैं, जैसे कि विद्या और आलय, ठीक है, अब उसको जोड़ रहे हैं तो हम बन रहा है विद्यालय। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दो शब्द विद्या और आलय आपस में जुड़ रहे हैं। उनके जो किनारे वाले, मतलब जैसे आप देखें विद्या, ठीक है, तो ये विद्या है और ये आपका आलय है, इस प्रकार से आपने लिख लिया। आलय मतलब घर है, तो इसका ये जो लास्ट वाला वर्ण है ना, ये आपस में चिपक रहा है और परिवर्तन भी इन्हीं दोनों में हो रहा है। ठीक, इन दोनों का आपस में संयोजन हुआ तो ये दया बन गया। मतलब यहाँ पे आ की मात्रा लग गई। तो ये संधि के नियम यहाँ काम करते हैं कि वो दीर्घ संधि है कि कौन सी संधि है। फिलहाल जो परिवर्तन है वो वर्णों के अंदर हो रहा है, उनकी मात्राओं में हो रहा है, न कि समूचे दोनों शब्दों में। ठीक, तो ऐसी जो स्थितियाँ होती हैं, मतलब वर्णों का योग होता है, तो वहाँ होती है संधि। और जो समस्त पद हम बना रहे हैं समास की प्रक्रिया में, वहाँ पर शब्दों का समायोजन हो रहा है, शब्द आपस में जुड़ रहे हैं। ये फर्क है, ये सबसे बड़ा अंतर है और इसी से काम हो जाएगा। और संधि को तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको विच्छेद कहा जाता है, और समास में होता है विग्रह। विच्छेद और विग्रह में फर्क है। विग्रह में वापस जुड़ने की संभावना होती है, विच्छेद में अगर आप तोड़ देंगे तो उसके बाद दोबारा जुड़ने की संभावना तब तक नहीं होगी जब तक कि आप किसी नए स्वर का इस्तेमाल उसमें नहीं करते हैं। तो वो प्रक्रियाएं भी हम देखेंगे। फिलहाल समास को देख लेते हैं। तो पीताम्बर में दो पद हैं, जैसे पीताम्बर एक शब्द ले लिया, पीत अंबर, ठीक, पीताम्बर। अंबर का मतलब यहाँ वो आकाश वाले अंबर से नहीं है, अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, कुल मिलाकर ढकने वाला आवरण। तो आकाश को भी अंबर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो ऊपर से हमें ढके हुए हैं। मतलब हम लोग जमीन पर रह रहे हैं तो वो हमें ऊपर से आच्छादित किए हुए हैं, तो ऐसी चीज़ को अंबर मतलब ढक्कन, खोल। तो ये पीले रंग का खोल मतलब पीले रंग का वस्त्र। तो पीताम्बर ये शब्द है। अब इसमें दो पद हैं, पीत, पीत मतलब पीला, और अंबर मतलब वस्त्र। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पीत धन अंबर, और पीला है जो वस्त्र या पीला है जो अंबर वो है पीताम्बर। ऐसे इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो ये तरीका है, और दोनों में फ़र्क तो आपने देख ही लिया है कि एक में शब्दों का आपस में समायोजन होता है और दूसरे में वर्णों का या जो अंतिम मात्राएं हैं उनका। समास के भेद देख लीजिए, ये कौन कौन से प्रकार का होता है। तो इसमें आप देखें, इसको कंपाउंड बोलते हैं अंग्रेजी में, तो आप जानते ही। तत्पुरुष समास है, ठीक, ये डिटर्मिनेटिव कंपाउंड कहा जाता है, यहाँ आप इसे बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कर्मधारय। इनके भी बहुत सारे छोटे छोटे लड़के बच्चे हैं, जैसे आप टेंस पढ़ते हैं तो पहले 3 ही रहते हैं, एक राजा के 3 बेटे और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसके बाद उनकी भी पैदाइश जो आगे है वो दिखाई देने लगती। तो इनके भी हम छोटे छोटे पार्ट देखेंगे, वो पूछा जाता है बारीकी से। जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें इनका जो सब डिवीज़न है वहाँ से भी आ जाता है, लेकिन अभी पहले मोटे तौर पे जो परिभाषाएं हैं उनको देख लेते हैं। तो तत्पुरुष समास यानी डिटर्मिनेटिव कंपाउंड, इसके बाद ये अपोजिशनल कंपाउंड, इसको कर्मधारय समास सब लोग हिंदी में बोलते हैं। और द्विगु समास जो है ये न्यूमरल कंपाउंड, बहुब्रीहि समास एट्रीब्यूटिव कंपाउंड, ठीक, द्वंद्व समास यानी कॉपलेटिव कंपाउंड, और इसके बाद आप अव्ययी भाव को देख रहे हैं यानी एडवर्बियल कंपाउंड। तो ये सारे कंपाउंड्स हैं, और यहाँ कंपाउंड से हमें कोई सरोकार नहीं है, हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और प्रश्न भी हिंदी में ही आएगा। ये बाइलिंगुअल प्रश्न नहीं आएंगे, इसलिए आप अंग्रेजी वाला ना ही देखें तो भलाई है। ये तो आपकी सुविधा के लिए बता दिया कि अगर आपने अंग्रेजी में इन चीज़ों को पढ़ा है तो आप समझ सकते हैं। कुल मिलाकर तत्पुरुष समास कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व और अव्ययी भाव, मुख्य तौर पर यही 6 प्रकार है। 6 प्रकार है टोटल। अब एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहले तत्पुरुष को देखेंगे। तत्पुरुष समास वो होता है कि जिसमें बाद का अथवा उत्तर पद, आपने देखा ना कि समास का जब आप विग्रह करते हैं तो उसमें 2 पद निकल कर आते हैं, एक पहला प्रथम पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है।
तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद ही प्रधान होता है, वही मुख्य होता है, वही पूरे समास युग्म का संचालन कर रहा होता है। और दोनों पदों के बीच में इसे जरा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि आपको पूरा वाक्य दिखाई दे। देखिए यहाँ पर कहा गया कि जिस समास के बाद अथवा उत्तर का जो पद है वो प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है, तत्पुरुष समास आ जाता है। जैसे कि तुलसी कृत। अब इसमें आप देखिए तुलसी से कृत। अब इसमें ये कंफ्यूजन लोगों को हो सकता है कि तुलसी इसमें प्रथम पद जो दिया है वही मुख्य है, मतलब प्रधान तो वही हो गया। ऐसा नहीं है, यहाँ पर कृत शब्द जो है उसी में सारा अर्थ छिपा हुआ है, मतलब तुलसीदास जी के द्वारा किया हुआ। तो यहाँ पर जो उनका करना है, उनका जो कर्म है वो महत्वपूर्ण है। तो आपको शब्द को समझना होगा कि उसमें महत्ता किस चीज़ की है, ठीक है। उसी प्रकार से शराहत, इसमें जो शर से आहत, शर मतलब बाण, तो इस प्रकार से ये जो शब्द है, मतलब यहाँ समास विग्रह करेंगे तो इसका भी जो उत्तर पद है वो प्रधान होगा। राह खर्च यानी राह के लिए खर्च, तो इसमें भी उत्तर पद प्रधान है। राजा का कुमार यानी राजकुमार, इसमें भी उत्तर पद प्रधान है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें कर्म तत्पुरुष को देख लीजिए, जिसे कि द्वितीय तत्पुरुष कहा जाता है। और इसमें कर्म कारक की जो विभक्ति है अर्थात को, ठीक है, कर्म कारक की विभक्ति या उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को, जिससे कि वाक्यों को या शब्दों को जोड़ा जाता है। तो ये जो को है इसका लोप हो जाता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, ये आपका समस्त पद है। अब इसका अगर आप समास विग्रह कीजिएगा तो शब्द बनेगा, मतलब शब्द युग्म बनेगा स्वर्ग को प्राप्त। अब ये जो को है इसको आपने हटा दिया तो ये वापस में जुड़ जाएगा। तो को आपने हटाया अर्थात यहाँ पे कर्म तत्पुरुष का जो विभक्ति चिन्ह था उसको हटाया। उसी प्रकार से कष्ट पत्र, तो कष्ट को आपत्र प्राप्त, इस प्रकार से है। मतलब इसमें शब्द का उदाहरण दिया है। ये शब्द बड़े ही व्यवहारिक हो, ये आवश्यक नहीं है, समझाने के उद्देश्य से दिया हुआ है। आशातीत यानी आशा को अतीत, और गृहागत यानी गृह को आगत, इसमें आप देख रहे हैं कि को का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल करके समास विग्रह करें। इसमें आप अपनी आवश्यकता अनुसार या व्यवहारिकतावश को के स्थान पे कोई और भी उपयुक्त विभक्ति चिन्ह इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर वो सुटेबल यहाँ ज़्यादा लग रहा है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये कई सारे समासों का परिचय दे सकता है। तो ये तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ जैसा उदाहरण दिया है उसे पहले आप देख लीजिए ताकि एक समझ विकसित हो जाए। सिर तोड़ यानी सिर को तोड़ने वाला, ठीक। तो यहाँ पे जो को है वो विभक्ति चिन्ह है, उसको हटाया तो आपका यहाँ कर्म तत्पुरुष वाला लक्षण दिखाई दिया। इसके बाद आगे चलते हैं, और भी है। चिड़ीमार है, सिर तोड़ है, सिर तोड़ हमने देख लिया है। गगनचुंबी देखिए, गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त है यानी यश को प्राप्त, और रथ चालक यानी रथ को चलाने वाला। जेब कतरा यानी जेब को कतरने वाला। सब में को जो विभक्ति चिन्ह है वो दिखाई दे रहा है। इसके बाद करण तत्पुरुष को देखिए, ये तृतीया तत्पुरुष भी कहलाता है। कभी कभी सीधे नाम से न देकर बल्कि जो उसका निक नेम है उससे पूछ लिया जाता है। तो तृतीया तत्पुरुष का मतलब जानिए, ये करण तत्पुरुष होता है। और करण तत्पुरुष जैसा इसका नाम है तो करण कारक की जो विभक्ति है, और करण कारक की विभक्ति क्या है, से। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, से के द्वारा को मतलब इनका लोप हो जाता है। जैसे पहले मूल रूप से तो आप से को ही समझिए, यानी से जो है वो ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल होता है। तो वाग युद्ध यानी वाक से युद्ध। अब यहाँ पर आप देखें इसका समास विग्रह आपने किया ना, तो बीच में से था। अब इसी से को हमने हटा दिया तो ये आपस में जुड़ गया वापस, तो ये वाग युद्ध हो गया। वैसे ही आचार कुशल यानी आचार से कुशल। तुलसी कृत यानी तुलसी से कृत, पीछे हमने इसका उदाहरण देखा था। कपड़ छना यानी कपड़े से छना हुआ। मुंह मांगा यानी मुंह से मांगा हुआ। सब में से जो विभक्ति चिन्ह है वो दिखाई दे रहा है। तो ये आपने देखा। से के अलावा इसमें और कौन कौन सा था, के था और द्वारा था। तो द्वारा का भी यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि सूरचरित यानी माफ कीजिएगा सूर रचित। ये सुर नहीं है, सूर है। सूरदास को आप जानते ही हैं, जन्मांध थे और कृष्ण भक्ति में उनका कोई सानी नहीं था। तो सूर रचित यानी सूर द्वारा रचित, ठीक। सूर से रचित लिखना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, यहाँ पे द्वारा हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो द्वारा भी जो है वो करण तत्पुरुष का ही यहाँ पर चिन्ह हमें दिखाई देता है। मतलब समास की पहचान करने हेतु आपको पहले समास का विग्रह करना होगा, विग्रह करने पर ही चीज़ें स्पष्ट होंगी। संप्रदान तत्पुरुष को देखिएगा, इसे चतुर्थी तत्पुरुष भी कहा जाता है। तो समस्त पद इसमें यहाँ एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका विग्रह दे रखा है। देशभक्ति है यानी देश के लिए भक्ति। इसमें होता क्या है, पहचानने का तरीका, के लिए जो संप्रदान कारक की विभक्ति है वो यहाँ से लुप्त हो जाती है और समास आपस में, मतलब समास के जो दोनों पद हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो देश के लिए भक्ति अर्थात देशभक्ति, यहाँ से हमने क्या किया, के लिए को हटा लिया और दोनों को जोड़ दिया, दोनों साइड वाले। विद्यालय में विद्या के लिए आलय यानी विद्या के लिए घर, तो यहाँ पर के लिए को आप हटा लीजिए, जुड़ जाएगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए को हटा दिया आपने। उसी प्रकार से हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। राह खर्च, राह के लिए खर्च। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। स्नान घर है, यज्ञशाला है, डाक गाड़ी है। ये सब क्या है, ये जितने भी आप देख रहे हैं के लिए विभक्ति को यहाँ से लुप्त किया गया, जो कि संप्रदान कारक की विभक्ति थी और इसीलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष काम कर रहा है। अपादान तत्पुरुष को देखिएगा, इसे पंचमी तत्पुरुष कहा जाता है। तो अपादान कारक की विभक्ति
से का मतलब यहाँ पर अलग होने का भाव है, जोड़ने का भाव नहीं है। मतलब जो शब्द आप शब्द युग में देखें उसमें अलग होने का भाव दिखाई दे। ठीक, तो मतलब दो चीज़ें आपस में पास नहीं आ रही हैं, मतलब उनका संबंध तो है आपस में, लेकिन वो पास में नहीं है बल्कि एक दूसरे से दूर हट रही हैं। तो इस तरह का आभास जहाँ पर हो और से जो विभक्ति चिन्ह है वो दिखाई दे, तो इस हिसाब से हम कह देंगे कि वो अपादान तत्पुरुष है। जैसे दूरागत, दूर से आगत, दूर से आने वाला। जन्म से अंधा यानी जन्मांध। रण विमुख यानी रण से विमुख, देश से निकाला। हालांकि दूरागत जो है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पर अपादान तत्पुरुष से दूर ही मालूम होता है, क्योंकि दूर से आने वाला। ठीक है, दूरागत दूर जाने वाला नहीं बल्कि दूर से आने वाला, यानी दूर कोई जगह है, मतलब कोई दूरस्थ स्थान है, वहां से ये आ रहा है यानी निकट आ रहा है, तो यहाँ पास आने का भाव दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत सार्थक नहीं है अपादान तत्पुरुष के लिए, लेकिन विगत परीक्षाओं में जब भी ये प्रश्न इस ढंग का पूछा गया है तो इसमें माना गया है कि ये अपादान तत्पुरुष है। फिलहाल आगे देखते हैं। जन्मांध को देखिए, जन्म से अंधा, ठीक है, रण से विमुख, देश से निकाला, काम से जी चुराने वाला, कामचोर। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, यहाँ से आपने हटा दिया। धनहीन, धन से हीन। पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त। जलहीन यानी जल से विहीन या जल से हीन। तो ये सब क्या है, दूर जाने का आभास दिला रहे हैं और बीच में से जो विभक्ति चिन्ह है वो इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद आप संबंध तत्पुरुष को देखिएगा। तो संबंध तत्पुरुष यानी षष्ठी तत्पुरुष इसको कहा जाता है, और इसमें जो विभक्ति चिन्ह है वो प्रायः का या के होता है। का के की तीनों ही दिखाई दे सकते हैं आपको, और इनका लोप अगर होता है तो ये समास आपस में जुड़ जाते, मतलब समास की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाती है, शब्द आपस में जुड़ जाते हैं। विद्याभ्यास, ये आपका समस्त पद है, यानी समास इसका किया गया है। इसको आप अलग करेंगे तो विद्या का अभ्यास। का जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो संबंध तत्पुरुष का चिन्ह है। इसके बाद सेनापति, सेना का पति, यहाँ भी का है। यहाँ पर के है, पर के अधीन यानी दूसरे के अधीन अर्थात पराधीन। राजा का दरबार, फिर का आ गया, राज दरबार। श्रम का दान, श्रमदान हो गया। राजा का भवन, राजभवन। राजा का पुत्र, राजपुत्र। देश रक्षा यानी देश की रक्षा, तो यहाँ पर की जो चिन्ह है उसका भी इस्तेमाल हो गया। ये सब संबंध तत्पुरुष के उदाहरण। इसके बाद अधिकरण तत्पुरुष को देखिएगा, और अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर यहाँ पर लुप्त हो जाती है। अगर ये विभक्तियाँ दिखती हैं तो इनका लोप करके हम समास का यहाँ पर समायोजन कर सकते हैं, मतलब उसे ठीक ढंग से बना सकते हैं। तो गृह प्रवेश, गृह प्रवेश में आप इसको कैसे समास विग्रह करेंगे? गृह में प्रवेश यानी घर में घुसने की ही तो प्रक्रिया है गृह प्रवेश, तो यहाँ में का इस्तेमाल हुआ है। में अर्थात अधिकरण तत्पुरुष की ये विभक्ति चिन्ह है। और नरोत्तम यानी नरों में उत्तम, मनुष्यों में उत्तम। उसी प्रकार से पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। दानवीर यानी दान में वीर, तो ये में जो यहाँ आप देख रहे हैं ना लगातार। शोकमग्न यानी शोक में मग्न, ये सब अधिकरण तत्पुरुष समास जो है उसके उदाहरण है। वैसे तो अगर मोटे तौर पे पूछा जाए तो ये सभी के सभी तत्पुरुष समास हैं, लेकिन अगर इसका पूरा विधिवत बंटवारा किया जाए तो ये सब अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। तत्पुरुष का क्रम समाप्त हो चुका है। अब अगला जो समास है उसको देखिए, कर्मधारय। कर्मधारय की पहचान मोटे तौर पर यह है कि जिस समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान, उपमेय या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी क्या है कि पूर्व पद और उत्तर पद जो है वो आपस में संबंधित हैं, और उसमें से उत्तर पद ही प्रधान है, जैसा कि पीछे हमने तत्पुरुष में देखा था। लेकिन जो पहला पद है यानी पूर्व पद है, और जो अंतिम पद है यानी उत्तर पद है, उसमें या तो उपमान उपमेय का संबंध हो, और नहीं तो फिर एक विशेषण हो दूसरा विशेष्य हो, ऐसा रिलेशन। तो इस स्थिति में जो समास होता है वहाँ पर उसे कहते हैं कर्मधारय। अब यहाँ पर समास विग्रह करके आप पहचान सकते हैं, और वैसे अगर देखा जाए तो दोनों पदों के बीच में है जो, के समान, ऐसे जो शब्द हैं वो इस्तेमाल होते हैं। उपमान उपमेय का इस्तेमाल होगा तो के समान जो युग्म है वो आपको दिखेगा, और अगर यहाँ पर विशेषण के तौर पे इस्तेमाल होगा तो है जो इस्तेमाल है। कुल मिलाकर ये दोनों ही कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक उपमान उपमेय के लिए विशेष तौर पर इस्तेमाल होता हो और दूसरा विशेषण विशेष्य के लिए, वो जैसी आवश्यकता होती है वैसा इस्तेमाल होता है। लेकिन पहचान यही है, दो मुख्य तौर पे यहाँ पकड़ने के लिए आपको दे दिया है। ये ट्रिक का एक तरीका है, वैसे तो आप परिभाषा से भी अलग कर सकते हैं। अब जैसे इसको आप देखिए, वाक्य में या जो शब्द युग में उसमें है जो आना चाहिए या फिर के समान आना चाहिए। तो नवयुवक, नव है जो युवक या नया है जो युवक, अब यहाँ पर है ना है जो, तो हटा दीजिए उसको, नवयुवक बन जाएगा। वैसे ही पीतांबर, पीत है जो अंबर यानी पीला है जो वस्त्र। परमेश्वर यानी परम है जो ईश्वर। उसी प्रकार से नीलकमल, नीला है जो कमल, महान है जो आत्मा। कनक की सी लता, तुलना की गई है ना, के समान या की सी, वही बात है। तो ये भी आपका क्या है, इसी क्रम में आता है, मतलब ये भी आपका कर्मधारय में आएगा। उसके बाद आप देखें, प्राण प्रिय यानी प्राणों के समान प्रिय। देह लता, देह रूपी लता। ठीक है, अब यहाँ भी क्या है, उपमान उपमेय का संबंध दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई भी चिन्ह इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ना तो है जो है, ये आप देखिए नीचे वाला, ना तो है जो है ना के समान है, लेकिन देह रूपी लता, मतलब देह जो है वो यहाँ लता के स्वरूप में दर्शाया गया है।
तो इस प्रकार से ये बना है और परिभाषा के हिसाब से यहाँ आप पहचान सकते हैं। कुछ को परिभाषा के आधार पर ही पहचानना होता है, बाकी में चिन्ह काम आ जाता है। तो ये देहलता है। लाल मणि, लाल है जो मणि, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, महादेव, महान है जो देव, अधमरा यानी आधा है जो मरा। इस प्रकार से ये यहाँ पे पहचान के लिए दिया हुआ है। अब कर्मधारय तत्पुरुष जो है उसके भेद हैं, मतलब प्रकार हैं, और ये 4 प्रकार का होता है। तो विशेषण पूर्व पद ये कर्मधारय का प्रकार है। दूसरा विशेष्य पूर्व पद, विशेषो भय पद, विशेषो उभय पद। ठीक है, ये भय जो डराने वाला भय है वो नहीं है, यहाँ उभय शब्द है जो कि इसमें संधि हुआ है। और विशेष्यो भय पद, मतलब विशेष्य उभय पद और विशेषण वाला जो उभय पद है उसकी यहाँ बात हो रही है। तो इन्हें अलग अलग करके देखते हैं, नाम पर नहीं जाते हैं, परिभाषा और उदाहरण देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए विशेषण पूर्व पद। विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है प्रारंभिक पद और उत्तर पद में, तो वो हमने देखा था। वही चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए विशेषण पूर्व पद जो है, इसमें पहला पद, पूर्व पद से क्या तात्पर्य है? पहले पद से, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है। ज़्यादातर चीज़ें तो जिस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है या परिभाषा लिखनी है उसके नाम से ही क्लियर हो जाती है। तो विशेषण पूर्व पद यानी पूर्व पद ही इसमें विशेषण होता है, यही अर्थ निकल रहा है और वही दिया हुआ है। पहला पद विशेषण होता है, जैसे पीत अंबर। अब यहाँ पे पीत अंबर, पीत क्या है? पहला पद है, और पीत मतलब पीला, गुणवाचक विशेषण। ठीक, तो पहला पद आपका विशेषण हुआ। वैसे ही परम ईश्वर, परम जो है मतलब ये क्या है? विशेषण ही तो है, तो ये आपका गुणवाचक विशेषण आ गया। उसके बाद नीली गाय, नीली जो शब्द है ये आपका गुणवाचक विशेषण है। प्रिय सखा, प्रिय जो शब्द है ये भी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो पहला पद इसमें विशेषण होता है, इससे आप बहुत आराम से पकड़ सकते हैं। और विशेष्य पूर्व पद का क्या मतलब है? इसमें पूर्व पद यानी जो पहला पद है वो विशेष्य होता है, सिंपल है। पहले विशेषण वाला हमने देखा, वैसे ही विशेष्य का देखेंगे। जैसे कुमार श्रमणा, मतलब कुंवारी लड़की को कहा जाता है। तो इसमें कुंवारी लड़की, और वो भी कैसी? जो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का या ब्रह्मचारिणी रहने का वचन ली हुई, यानी संन्यास ग्रहण की हुई। श्रमण का मतलब सन्यासी होता है, ये बौद्ध धर्म से निकला हुआ शब्द है, श्रमण परंपरा। तो यहाँ देखें आप, कुमारी ये जो है ये विशेष्य शब्द है। हालांकि कुछ अर्थों में ये विशेषण के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कुमारी को अगर एक विशेष्य माना जाए जो कि इसमें संज्ञा का काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में श्रमण जो है ये संन्यास ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है। तो ये इस प्रकार से विशेष्य पूर्व पद, पहला पद विशेष्य होता है। और इस तरह के जो शब्द होते हैं, ध्यान दीजिएगा कि विशेष्य जब पहला ही पद बन जाएगा तो पूरा जो शब्द युग्म बनेगा ना, वो क्लिष्ट या तो संस्कृत होगा या अत्यंत शुद्ध हिंदी होगी। तो ये प्रायः संस्कृत में ही मिलता है। जैसे आप देखें कुमार श्रमणा। इसके बाद विशेषणोभय पद देख लीजिए। विशेषणो उभय पद यानी उभय का मतलब होता है दोनों, और विशेषण का मतलब आपने जाना ही, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, और पद मतलब यहाँ पे जो शब्द हैं उनसे तात्पर्य है। तो इसका मतलब ये है कि समास को बनाने वाले जो दोनों शब्द हैं दोनों ही विशेषण हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी विशेषण नहीं हो बल्कि दोनों विशेषण हो। जैसे नील पीत, नील मतलब नीला, पीत मतलब पीला, दोनों क्या है? गुणवाचक विशेषण। शीतोष्ण, शीत और उष्ण दोनों, जो ठंडा गर्म, शीत मतलब ठंडा और उष्ण मतलब गर्म, तो ये क्या? गुणवाचक विशेषण। वैसे ही भला बुरा या बाप पिना, ये बहुत सारे ऐसे शब्द बन सकते हैं। और दो चार, 2 और 4 ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। वैसे ही कृताकृत, कृताकृत ये आप इसे कृत्य मत समझिएगा। कृताकृत का मतलब होता है अधूरा छोड़ देना या बेतरतीब, मतलब ऐसा काम किया आपने, ऐसे कार्य को कृत किया जो कि अधूरा है या फिर बेमन से किया गया है। इसके बाद अनसुनी, अनकही, अनकहनी, इस प्रकार के जो शब्द है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक, सुंदर और सरस, तो सुंदर सरस, अब ये क्या है? इसमें दोनों विशेषण हैं। तो ये प्रक्रियाएं, मतलब दोनों ही जो पद हैं वो उभय रूप में क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। वैसे ही विशेष्योभय पद को देख लीजिए, तो इसमें उल्टा होगा, मतलब दोनों ही पद विशेष्य हो जाएंगे। जैसे कि आम गाछ यानी आम का वृक्ष, और वैसे ही वायस दंपति, ये भी है। अब कर्मधारय तत्पुरुष समास के जो भेद हैं उसको देखने की आवश्यकता है। तो कर्मधारय तत्पुरुष समास में पहला तो उपमान कर्मधारय होता है, यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद उपमित कर्मधारय होता है और रूपक कर्मधारय होता है। तो जिससे किसी की उपमा दी जाए उसे उपमान कहा जाता है, और जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहा जाता है। ठीक, जिसकी उपमा दी जा रही है उसे उपमेय कहेंगे, और जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान है। जैसे घन की तरह श्याम, तो घनश्याम इसका पूरा समास मतलब समस्त पद हो जाएगा। अब यहाँ पे घन उपमान है और श्याम जो है वो उपमेय है। ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं अलग अलग जो 3 वैरायटी हमने देख रखी है, मतलब यहाँ वर्गीकरण किया हुआ है। तो उपमान कर्मधारय क्या होता है? परिभाषा यहाँ दी हुई है, इसे देखिए। इसमें उपमान पद का उपमेयवाचक पद के साथ समास होता है, यानी दोनों को आपस में संयुक्त किया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक, और इस समास के दोनों शब्दों के बीच से इव या जैसा जो अव्यय है वो लुप्त हो जाता है।
मतलब इन दोनों शब्दों के बीच में कुछ अव्यय इस्तेमाल होते हैं और ये जो अव्यय पद हैं जैसे कि इव या फिर जैसा, इनको गायब कर दिया जाता है। और दोनों ही पद चूंकि एक ही कर्ता विभक्ति या वचन लिंग के होते हैं, इसलिए समस्त पद जो है वो कर्मधारय लक्षण का होता है। ठीक, तो उदाहरण के तौर पे आप देखिए, विद्युत जैसी चंचला यानी विद्युत चंचला। अब जैसा या जैसी जो यहाँ पर शब्द था मतलब अव्यय था, उसको हमने हटा दिया, तो ये आपका उपमान कर्मधारय है। ठीक उसी प्रकार से उपमित कर्मधारय होता है, तो उपमान कर्मधारय का ये ठीक उल्टा होता है और इसमें उपमेय पहला पद होता है और उपमान दूसरा पद होता है। जैसे कि अधर पल्लव के समान, यानी अधर पल्लव, जो होठ है वो कैसे हैं, पंखुड़ियों के समान है, पल्लव के समान है, तो उसी को कहा जाता है अधर पल्लव। तो यहाँ पर के समान, अब ये उल्टा हो जाता है इसमें कि उपमेय ही पहला पद बन जाता है। यानी आप में इसमें शब्द में देख लीजिए, जो पहला पद इसका है अधर, वो क्या है, उपमेय है, और पल्लव जो है वो उपमान है। परिभाषा आपने देखी, नर सिंह के समान। ठीक, नर जो सिंह के समान हो, नर सिंह, इस प्रकार से, तो ये आपका उपमित कर्मधारय है। और अब द्विगु समास को देखिए, तो द्विगु समास में समस्त पद का पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। परिभाषा आसान है, मतलब समस्त पद जो आप समास करने के बाद बनाते हैं ना, उसमें जो पूर्व पद यानी पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। जैसे सप्त सिंधु, सप्त मतलब 7, ये संख्या है, तो आपने देख लिया, पहचान लिया तुरंत कि ये द्विगु कर्मधारय कहलाता है या द्विगु समास कहलाता है। यहाँ मुख्य समास आप देख रहे हैं ना, तो कर्मधारय और तत्पुरुष को यहाँ मिलाइए नहीं, द्विगु देखिए। उसके बाद दोपहर, दो पहरों का समूह। अब दो जो है संख्या है, वैसे ही त्रिलोक है, तिरंगा है, दुअत्री है, और पंचतंत्र है, पंजाब है। ठीक, पंज मतलब यहाँ देखिए, पंज जो है ये पंजाबी भाषा का शब्द है, मतलब उधर के क्षेत्र में बोला जाता है। पंज मतलब होता है 5, तो 5 यहाँ पे पहले संख्या है और इसीलिए इसको यहाँ द्विगु समास में डाला गया है। और आब मतलब होता है नदियाँ, तो 5 नदियों का समूह वो क्या कहलाया, पंजाब कहलाया। तो आप कहेंगे कि पंजाब में कहाँ 5 नदियों का समूह है, तो अभी जो पंजाब आप देखते हैं वो तो बहुत छोटा सा है, मतलब मुख्य पंजाब जो वास्तविक पंजाब का दायरा था उसमें ये एकदम मटर के दाने जैसा है। विस्तार था पंजाब का, उसमें से मैक्सिमम पार्ट तो पाकिस्तान में चला गया, जो बचा उसमें भी डिवीजन हो गया। तो फिलहाल पंजाब यानी 5 नदियों का समूह, पंचरत्न यानी 5 रत्नों का समूह, तो ये सब क्या है, ये द्विगु समास है। पहचानना इसमें आसान होता है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। त्रिवेणी है, सतसई है। अच्छा, सतसई मतलब ये सतसई यानी यहाँ पर 700 दोहों के समूह की बात हो रही है, तो ये आपने देखा। अब इसके बाद बहुव्रीहि को देख लीजिए। वैसे व्रीहि मतलब होता है चावल, तो समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो जाए तो उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक, अच्छा, व्रीहि जो है ये चावल को कब कहा जाता है, ये हर चावल को व्रीहि नहीं कहेंगे। आपने देखा होगा कि जब धान को कूटा जाता है तो उसमें से चावल निकलता है, और धान को हल्का उबाल कर जब कूटा जाता है तो उसमें से भुजिया भात, मतलब ये भुजिया चावल जो है निकलता है। मतलब चावल निकालने की कई सारी विधियाँ होती हैं। तो धान की मिल में दराई भी की जाती है, लेकिन फिलहाल जो अपने हाथ से इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी थी उसमें धान को पहले उबालते थे और उसके बाद उसकी कुटाई करते थे, तो धान का चिपटा चिपटा स्वरूप प्राप्त होता था जिसको चिवड़ा कहा जाता था। ठीक, तो इस प्रकार का जब मटेरियल प्राप्त होता है तो उसी को कहते हैं व्रीहि। मतलब पके हुए धान से या पकाकर जो प्रक्रिया अपनाकर बनाया गया चावल होता है उसको कहते हैं व्रीहि। तो यहाँ भी क्या होता है कि जो ऊपर का खोल है वो छूट जाता है, जैसे धान की भूसी ऊपर से छूट जाती है और अंदर वाला चावल जो है वो निकल कर बाहर आ जाता है। यही तो उसकी परिष्कार की प्रक्रिया होती है। तो इसमें भी होता ये है कि जो इस समास में इस्तेमाल होने वाले पद हैं वो धान का छिलका है, उसकी भूसी है, तो वो अलग हो जाते हैं और एक कोई अन्य ही पद वहाँ पर प्रधान हो जाता है जो कि बीज से निकला, जैसे कि चावल। ठीक, तो बहुव्रीहि। अब इसके बाद देखिए, दूसरे शब्दों में इसी की परिभाषा को अगर लिखा जाए तो इसमें आप कह सकते हैं कि जिस समास में पूर्व पद अथवा उत्तर पद कोई भी प्रधान नहीं होता, दोनों जस के तस, और कोई अन्य ही पद प्रधान हो जाता है तो उसको कहा जाता है बहुव्रीहि। जैसे दशानन, तो दशानन तो एक उपमा है ना। अब इसमें 10 मुंह वाला, लेकिन ये शब्द हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये रावण के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरा पद यहाँ पे जो प्रधान है वो रावण है, जबकि दशानन जो मूल समास आपका है या समस्त पद है उसमें कहीं रावण शब्द लिखा हुआ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन इससे आभास किसका हो रहा है, रावण का हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे हैं। इसके बाद आप देखें बहुव्रीहि समास की विशेषताएं, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, मुख्य रूप से यहाँ 4 ही दी हुई हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदों का समास होता है, मतलब उनको जोड़ा जाता है। इसका विग्रह शब्दात्मक या पदात्मक नहीं होकर वाक्यात्मक होता है, वाक्य के रूप में होता है। और इसमें अधिकतर पूर्व पद कर्ता कारक होता है या फिर पूर्व पद विशेषण होता है, या तो वो कारक होगा, वो भी कर्ता कारक होगा, अदरवाइज विशेषण होगा। और इस समास से बने पद जो है वो विशेषण होते हैं। तो ये अपना अपना वो है। अब इसमें देख लीजिए, मतलब विशेषताओं को अगर आप न भी याद करना चाहें, ये चीज़ तो आपको जो परिभाषा है उसी में दिख जा रही है, एक एक चीज़, और बचा खुचा उदाहरण से दिख जाता है। तो किसी भी चीज़ को, व्याकरण के नियम को पढ़ते समय आप मूल रूप से परिभाषा देखिए और उदाहरण देखिए। ज़्यादातर विशेषता और उसकी जो दिक्कतें हैं उसके बीच में जाने की आवश्यकता नहीं है, उससे कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ समस्त पद दिया है और विग्रह दिया है, जैसे कि प्रधानमंत्री,
मंत्रियों में प्रधान है जो, यानी यहाँ पे क्या है, वाक्य का पूरा स्वरूप बन गया है। जो विग्रह आप कर रहे हैं वो पूरा एक वाक्य तैयार हो गया है, तो वो बना प्रधानमंत्री। इसके बाद देखिए पंकज, पंक में जो पैदा होता है, पंक से जो जन्म लेता है, पंक मतलब कीचड़, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला। अब कीचड़ में कौन जन्म लेता है, तो वैसे तो कीचड़ में आप कुछ भी उगा लीजिए वो अलग बात है, लेकिन कमल मूल रूप से कीचड़ में खिलता है। ठीक, तो इसका जो तीसरा पद है वो इसमें प्रधान होकर निकल आया कमल, जो कि इसमें कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ था। वैसे ही अनहोनी यानी कोई विशेष घटना जो नहीं होनी चाहिए थी वैसी घटना। निशाचर माने राक्षस को कहा जाता है। ठीक, तो निशा में विचरण करने वाला। चौलड़ी, चौलड़ी जो है ये माला को कहा जाता है जिसमें कि 4 लड़ियां होती हैं, मतलब 4 अलग अलग मनकों की जो लड़ियां होती हैं उसको गूंथ कर इसे बनाया जाता है। विषधर, ये सर्प को कहा जाता है। हालांकि विष तो कई जीवों के पास होता है, लेकिन विशेष रूप से विषधर किसको कहा जाता है, विष को धारण करने वाला मतलब सर्प। तो यहाँ भी तीसरा पद प्रधान हो गया। मृगनयनी अर्थात सुंदरी, सुंदर स्त्री। हिरण जैसे नेत्रों वाली, तो हिरण जैसे नेत्र यानी बड़े बड़े नेत्र से तात्पर्य है। अब ये नहीं कि हिरण के समान बड़े हैं, लेकिन हाँ उसी के समान कजरारे और बड़े नेत्र हैं, तो उसको कहेंगे मृगनयनी। तो ये सुंदर स्त्री के लिए उपमा है। और देखिए त्रिलोचन अर्थात भगवान शिव, जिनके 3 लोचन है, त्रिनेत्र। और महावीर, तो महावीर, अब यह महावीर स्वामी के लिए जैनी लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन महावीर शब्द जब बोला जाता है तो दिमाग में एक ही छवि उभरती है, हनुमान जी की। ठीक है, महावीर की पहली उपाधि तो उन्हीं को मिली थी, और वो सच में महान वीर थे, मतलब न सिर्फ बल से बल्कि बुद्धि से भी। तो ये है, मतलब इसमें तीसरा पद आकर प्रधान हो गया। न तो महा इसमें प्रधान है, न वीर प्रधान है, इसमें हनुमान जी प्रधान है। और सत्यप्रिय, यानी सत्यप्रिय का अर्थात यहाँ पे तात्पर्य, देखिए सत्यप्रिय भी एक उपाधि थी, ये युधिष्ठिर को दी गई थी, क्योंकि युधिष्ठिर को सत्यप्रिय था और वो कभी असत्य नहीं बोलते थे, एक बार बोला था उन्होंने। तो इसलिए यहाँ पर उपाधियों का ज़्यादा सिलसिला चलता है। जैसे कि दशानन, अब ये रावण की उपाधि थी, इसको हम लोग रावण के तौर पे ही लेते हैं। जब भी आप दशानन शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाला रावण ही समझेगा। तो वैसे ही सत्यप्रिय जो है ये युधिष्ठिर को कहा जाता था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों पद में से कोई भी प्रधान नहीं होता है, और प्रायः ये जो इसका समास विग्रह है वो वाक्य के स्वरूप में हो जाता है, मतलब विग्रह करने पर पूरा एक वाक्य निकल आता है, और इसमें कोई तीसरा ही पद आकर प्रधान हो जाता है, तो इसको हम यहाँ पर रखते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, बहुव्रीहि समास में आती हैं। इसके बाद चलते हैं आगे, द्वंद्व को देख लीजिए। तो इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कोई किसी से कम नहीं होता है। द्वंद्व मतलब आप समझ रहे हैं, गुत्थम गुत्थी, ये एक युद्ध की प्रणाली का नाम था। जो कुश्ती होती है, रेसलिंग होती है, उसका एक ये फ्री स्टाइल स्वरूप था। इसमें हाथ में कोई हथियार नहीं होता था। जैसे आप WWE कंपटीशन देखते हैं ना, तो ये द्वंद्व का ही एक भ्रष्ट स्वरूप मान लीजिए। हालांकि उसमें मारते नहीं है जान से, लेकिन हड्डी पसली बराबर तो कर ही देते हैं। द्वंद्व में क्या होता था, ये पुराने समय में प्रचलित एक युद्ध विधा थी, भारत की ही थी मूल रूप से। अखाड़े में 2 पहलवान उतरते थे और उसमें से कोई एक जीवित बचता था जो जीतता था, और दूसरा अखाड़े से कभी बाहर नहीं आ पाता था क्योंकि वो मर जाता था। जब तक दूसरा मरता नहीं था तब तक वो द्वंद्व चलता रहता था, उसको कोई बीच में रोक नहीं सकता था। ये प्रक्रिया होती थी। भीम और जरासंध के बीच में द्वंद्व हुआ था। जब भीम की जान की बाजी लग गई, मतलब उनके मरने की नौबत आ गई, तो भगवान कृष्ण उस समय तिनका चीर कर दिखाते हैं और आइडिया देते हैं कि जरासंध को कैसे मारना है, नहीं तो जरासंध उन्हें मार डालता। ठीक, तो ये वाली जो स्थिति होती है इसको कहा जाता है द्वंद्व। लक्ष्मण जी और मेघनाद में भी अंत में द्वंद्व हुआ था। तुमुल, जो खंडकाव्य आप देखते हैं ना, तो तुमुल का मतलब भी द्वंद्व होता है। तो कहने का मतलब यह है कि 2 योद्धा हैं और दोनों में से कोई किसी से कम नहीं। जैसे कि रात दिन, अब रात और दिन दोनों जो है वो पद हैं, मतलब प्रथम पद और उत्तर पद है। आप इसमें से किसको प्रधान चुनेंगे, रात को या दिन को? दोनों की अपनी महत्ता है, तो दोनों प्रधान है। वैसे ही सुख दुख दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। दाल चावल दोनों में से कोई भी किसी से कम नहीं है। भाई बहन कोई भी किसी से कम नहीं है। परिवार वाले भले ही भाई को माने, लेकिन दोनों जो है पद यहाँ पे प्रधान है। उसके बाद माता पिता, माता का स्थान ऊंचा होता है लेकिन पिता भी कम नहीं होता, तो फिर दोनों पद यहाँ पे प्रधान है। वैसे ही ऊपर नीचे है, गंगा यमुना है। तो ये सब है, देखिए इसमें दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं। पहचानना आसान होता है। और हाँ, इसका जब आप विग्रह करेंगे तो या तो इसमें और लगेगा या अथवा लगेगा, या एवं इस प्रकार के जो शब्द हैं वो इस्तेमाल होंगे इसे जोड़ने के लिए, फेविकोल के तौर पर। तो यहाँ तक हमने समास को देखा, और भी हैं देखिए, गंगा यमुना, उसके बाद दूध दही, दूध भी श्रेष्ठ दही भी श्रेष्ठ, तो दोनों पद प्रधान। आयात निर्यात दोनों की जरूरत होती है, मंगाना भी जरूरी है और बेचना भी जरूरी है। इसके बाद देश विदेश, आन जान मतलब आना जाना, और राजा रंग दोनों की अपनी महत्ता है। तो इसमें द्वंद्व में आपने परिभाषा के साथ उदाहरण देखे हैं। आगे जो हम देखने जा रहे हैं वो है अव्ययी भाव, जो कि 6वां और अंतिम है। और जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो तो उसे कहते हैं अव्ययी भाव। ठीक, जैसे मतलब पहला पद इसमें प्रधान है, उत्तर पद की उतनी महत्ता नहीं है जितनी कि पहले पद की है, और वो जो पहला पद हमने प्रधान चुन लिया है वो असल में एक अव्यय है। तो ऐसे जो समास उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अव्ययी भाव, मतलब अव्यय का भाव उसमें आता है। जैसे कि यथामति यानी मति के हिसाब से। वैसे ही और भी उदाहरण है, जैसे कि आमरण है यानी मृत्यु तक, जीवन से लेकर मृत्यु तक, तो आमरण, जैसे आमरण अनशन कहा जाता है। इसके अलावा इनमें यथा, जैसे आप देख रहे हैं ना यथामति, तो यथा और
आमरण, मरण मूल शब्द है, आ जो है उसके साथ अव्यय लगा है जो कि पूर्व पद है। वैसे ही यथा मृत्यु, मृत्यु इसमें मूल शब्द है और यथा जो है ऊपर से अव्यय चिपकाया गया है। लेकिन समस्या यह है कि हम पढ़ रहे हैं अव्ययी भाव समास, तो इसीलिए अव्यय को ही प्रधान मानेंगे। तो यथा यहाँ पे प्रधान हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पे आ जो शब्द है वो प्रधान हो जाएगा। तो इस आधार पे हम चुन लेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। और जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है, जैसे कि दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, घर घर की कहानी। तो इन सब में क्या है, इनमें भी एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, कई बार हो चुका। तो ऐसी भी स्थिति में हम आंख मूंद कर कह सकते हैं कि वो अव्ययी भाव समास है। एग्जाम्पल के तौर पे यथाशक्ति को आपने देख ही लिया है, यथामति जैसा ही है। और यथा विधि है, यथाक्रम है, ये यथा वाले जितने भी हैं इनमें प्रायः अव्ययी भाव ही होता है। भर पेट है यानी पेट भर कर, हर रोज है मतलब रोज रोज, हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ में। तो यहाँ तक हमने समास वाली प्रक्रिया को पूरा किया है। 6 प्रकार हमने देखे और उन 6 प्रकारों के अंतर्गत भी जो इनके सब डिवीजन थे यानी उप प्रकार थे उनको भी देखा। तो ये परीक्षा उपयोगी सामग्री है। इसका पहला वीडियो यहाँ पर संपूर्ण होता है। अगले वाले वीडियो में हम पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे और इसी क्रम में आगे चलेंगे। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।